हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुखीराम एक गांव का बहुत ही अमीर सेठ था, जिसके पास काफी नौकर चाकर थे। कोई भी सुखीराम के घर आता तो सर झुका कर आता था। एक दिन सुखीराम गांव में टहल रहा होता है, तभी उसके सामने एक हरिया नाम का आदमी मोहन से बात करते हुए कहता है, भैया इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, इसका दाम तो बहुत ही अच्छा निकलेगा। हाँ, इस बार तो मेरी भी फसल अच्छी हुई है। सुखीराम सेठ से जो मैंने कर्जा लिया था वो तो चुका दिया है, बस उसका ब्याज ही बाकी है। अब ब्याज इतना ज्यादा है कि चुका ही रहा हूँ अब तक। ये बिल्कुल तुमने पते की बात कही। अरे पता है तुम्हें, एक बार मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए, तब तो इतना मुश्किल हो गया उधार चुकाना। अरे हालत खराब हो गई मेरी, 1 साल लग गए देने में। ऊपर से वो सुखीराम हर दूसरे दिन अपने किसी न किसी आदमी को घर भेज देता था। भगवान बचाए ऐसे सेठ से। अब हम भी इसमें क्या ही कर सकते हैं। हमारे पूरे गांव में कोई भी इतना अमीर नहीं है जितना सुखीराम सेठ है, लेकिन उनमें घमंडी इतना है कि सीधे मुंह किसी से आज तक बात ही नहीं की। मोहन और हरिया की बात सुनकर सुखीराम आता है और बोलता है, अरे क्यों भाई, क्या गलती हो गई मुझसे जो मेरे गांव के लोग ही मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे सेठ जी आप आज गांव में कैसे? अरे मैं तो यहाँ अपने ही गांव के भाइयों से मिलने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिन्हें मैं भैया कह रहा हूँ वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। अरे हमें बताओ तो सही, क्या गलती हो गई हमसे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। वो तो बस आप ऐसे ही कभी कभी सख्ती से बात कर लेते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। बस इसी बारे में बात कर रहे थे। माफ करना भाइयों, मैंने कभी भी गांव के किसी आदमी को खुद से कम नहीं समझा है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप सबको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताते सेठ जी, आप हमारे गांव के सेठ हो, इतने बड़े आदमी हो, आपके बारे में हम कुछ गलत कैसे बोल सकते थे? आप तो बहुत अच्छे हो सेठ जी, आप हाथ मत जोड़िए। अरे नहीं भाई, आप सब लोग तो मेरा ही परिवार हो। जाने अनजाने में अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं बहुत खराब दिल का हूँ। वैसे सेठ जी, आज से पहले आप कभी इतनी नरमी से बात नहीं की है हमसे, आज ऐसे अचानक से? पहले मुझे पता ही कहाँ था कि जिन लोगों को मैं भाई बोलता हूँ वही लोग मुझे नापसंद करते हैं। अरे मैं तो आप सबको ही अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए हक से कुछ भी बोल देता हूँ। लेकिन याद रखना, आप सबको कभी भी किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे जरूर बताना। सुखीराम गांव वालों के आगे अच्छा बनने का नाटक करता है और गांव वाले भी बेचारे सुखीराम की बातों में आ जाते हैं। और उसी रात गांव में काफी किसानों की धान की चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब सब उठते हैं तो हरिया, मोहन और गांव के और लोग भी काफी परेशान थे। मोहन हरिया के घर जाता है और हरिया से बोलता है, हरिया, मेरा सारा अनाज, सारी फसल चोरी हो गई। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? क्या तुम्हारी फसल भी चोरी हो गई? अरे मेरी भी फसल रातों रात चोरी हो गई। अब क्या ही होगा हरिया, रातों रात ही सब पलट गया। अब हम क्या ही कर सकते हैं। मोहन तुम परेशान मत हो, चोरी जिसने भी की है उसे सजा मिल जाएगी। हमने सुखीराम सेठ जी को कितना गलत समझा था। उनके पास चलते हैं, मदद मांगेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर हम उनके पास जाएंगे तो हमारी परेशानी सुन के वो हमारी मदद करेंगे। हम उनके पास चलते हैं, चलो। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। मैं अभी गांव जाता हूँ और बाकी लोगों से जाकर बात करता हूँ, और अगर किसी और की भी फसल चोरी हुई होगी तो हम उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे सेठ जी की हवेली। हरिया और मोहन काफी लोगों को लेकर सुखीराम की हवेली में पहुंच जाते हैं और हरिया कहता है, सेठ जी देखिए ना, गांव के लोगों के साथ क्या हो गया। इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी हुई थी, काफी मुनाफा होता हमारा, लेकिन रातों रात हमारी सारी फसल चोरी हो गई। अब हमारा क्या होगा? क्या कहा, गांव में चोरी हो रही है? लेकिन गांव में आज से पहले तो कभी चोरी नहीं हुई। और भला हमारे गांव में कोई चोर कैसे आ सकता है? अरे ये क्या हो रहा है? यही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है सेठ जी। फसल से मुनाफा होता तो मैं आपका पूरा कर्जा चुका देता, लेकिन सुबह देखा तो फसल ही चोरी हो गई है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बाकी गांव वालों के साथ भी हुआ है, उनकी भी फसल चोरी हो गई है। हमारी मदद कीजिए सेठ जी, चोर को जल्द से जल्द पकड़िए। आप सब चिंता मत कीजिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इतनी बड़ी परेशानी आकर मुझे बताई। मैं जल्द ही चोरों को पकड़वाता हूँ। आप सब चिंता मत कीजिए और अपने अपने घर जाइए।
और मोहन तुम कर्ज की चिंता मत करो, वो तुम बाद में भी आराम से दे सकते हो। और उसी रात फिर से गांव में अनाज की चोरी हो जाती है। अब हर रोज यही का हो गया था, लेकिन गांव में अब भी चोरियां नहीं रुकती। ऐसे ही एक दिन हरिया मोहन के पास जाता है और बोलता है, मोहन भाई, सुना तुमने? अरे कल रात को बिरजू का पूरा अनाज चोरी हो गया। आखिर आजकल हमारे गांव में हो क्या रहा है? हर दूसरे तीसरे दिन गांव में अनाज की चोरियां हो रही है। आज से पहले तो हमारे गांव में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, फिर अब कैसे चोरियां हो रही है इतनी? अरे यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से हमारे गांव में चोरियां हो रही है, ऐसा लगता है चोर हमारे गांव का ही है कोई, क्योंकि गांव का आदमी ही ये सब कुछ जानता है कि कहाँ पे कब क्या कैसे है। और अभी तक वो चोर शायद इसीलिए पकड़ा नहीं गया क्योंकि वो हमारे गांव का है। आखिर हमारे गांव में ऐसा कौन हो सकता है जो अपने ही लोगों का अनाज खाए? सच में आज से पहले मैं इतना परेशान कभी भी नहीं हुआ जितना इन कुछ दिनों में हो गया हूँ। अरे चोरी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और सेठ जी भी है जो अब तक चोर को नहीं पकड़ पाए। बहुत ही शातिर चोर है। लेकिन अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? चोर तो अपना काम करके चला गया। चोर चोरी करता है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाते हैं। उस चोर का हम कुछ नहीं कर पा रहे। गांव में अब चोरियां और ज्यादा बढ़ गई थी। अनाज की चोरी के बाद अब लोगों के घरों के सामान भी चोरी होने लगे थे। भाइयों और बहनों, मैं जानता हूँ आजकल हमारे गांव में बहुत चोरियां हो रही है और अब तक चोर पकड़ा नहीं गया है, इसलिए अब हर रोज रात में मेरे आदमी गांव की पहरेदारी करेंगे। अब आप सब निश्चिंत रहिए। लेकिन फिर भी गांव की चोरियां नहीं रुक रही थी। एक बार कुछ सामान लेकर अपनी हवेली में जा रहा होता है और उसका पीछा सुमन कर रही थी, और वो तुरंत पूरे गांव वालों को बुलाकर वहां ले आती है और सबको बताती है, हमारे गांव में अब तक जो चोरियां हो रही थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि ये सेठ जी ही कर रहे थे। सुमन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुमने देखा नहीं सेठ जी इन दिनों हमारी कितनी मदद करते हैं। सामने से हमारे लिए कुछ किया है उन्होंने। यहाँ तक कि उन्होंने रात के समय अपने आदमियों को पहरेदार बना के रख दिया है गांव के अंदर। पहरेदारी करने के बाद भी चोरियां तो हो ही रही है ना गांव में। ऐसा तो है नहीं कि चोरियां नहीं हो रही। अरे वो चोर शातिर होगा तभी तो पकड़ा नहीं गया, वरना सेठ जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चोर पकड़ा जाए, लेकिन तुम उन पे ही इल्जाम लगाई जा रही हो। मैं इल्जाम इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कल रात को मैंने इन्हें चोरी करते देखा था। इन्होंने पहले चोरी करी और फिर चोरी का सामान गांव में ही छुपा दिया। आज ये वो सामान अपनी हवेली लेकर आए हैं। अगर आप सबको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो खुद देख लीजिए, इन्होंने हवेली में सारा चोरी का सामान छिपाया हुआ है। अरे ये लड़की झूठ बोल रही है। आप सब लोग तो मुझे जानते हो ना, आप सबको तो पता है मैं चोरी नहीं कर सकता। अरे इससे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन गांव वाले उसे पीछे हटाकर हवेली में चले जाते हैं, जहां सारा सामान उन सब गांव वालों को दिख जाता है, जिसके बाद चोर सेठ की चोरी पकड़ी जाती है और उसे सजा भी दी जाती है। सोनपुर गांव में कैलाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। कैलाश बहुत मेहनती और समझदार भी था, जिस वजह से गांव वाले कैलाश की बहुत इज्जत करते। वहीं दूसरी तरफ कैलाश के घर के ठीक सामने उनका पड़ोसी मटरू रहा करता। जी सुनिए, मुझे आपसे बहुत समय से एक बात कहनी थी, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था और मैं उस बात को फिर भूल भी जाया करती थी। हाँ कहो, क्या बात है? तुम किस बात से परेशान हो? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई दिन अपने सामने वाले मटरू को सुबह सुबह घर लौटते देखा है और मैं उसे रात में ही घर से निकलते हुए भी देखती हूँ। अरे गीता, तुम उस पर ध्यान मत दो। वो शहर में काम करता है तो रात में जाता है और सुबह होते होते घर लौट आता है। जी मुझे तो लगा ना जाने ये रोज सुबह सुबह कहाँ से आता है। तुम भी ना। वैसे वो मटरू की शक्ल भी थोड़ी डरावनी है। उसे कोई देख ले तो सोचे कहाँ से ये सुबह सुबह तंत्र विद्या सीख कर आ रहा है। मटरू पूरे दिन सोता और रात को अपना झोला लिए जंगल की तरफ से होता हुआ शहर को निकल जाया करता। एक रोज गांव में सरपंच जी के घर चोरी हो जाती है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ना जाने कौन अभागा मेरे गोदाम से अनाज की बोरियां ले गया। मालकिन, ये तो सच में गंभीर समस्या का विषय है। यहाँ से 1-2 बोरियां नहीं बल्कि 10 से ज्यादा अनाज की बोरियां चोरी हुई हैं।
एक बार बस पता चल जाए कि मेरे गोदाम से अनाज की बोरियां कौन ले गया है, उसके दोनों हाथ कटवाकर अपने दरवाजे पर लगवाऊंगी। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अब मैं सरपंच जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है कि आखिर जब गांव के सरपंच के घर में चोरी हो सकती है तो गांव के लोगों का क्या, चोर तो उनका सामान भी चुरा ले जाएंगे। कैलाश, गांव में आज तक मैंने इतनी बड़ी चोरी नहीं देखी, वो भी गांव के सरपंच के घर। हाँ काकी, गांव में सरपंच जी के घर चोरी मायने रखती है, लेकिन हो तो ये भी सकता है ना कि चोरी उनके किसी खास ने की हो। बेटा, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कह नहीं सकते। अब हमें भी चौकन्ना रहना होगा। हाँ काकी, ये तो ठीक कह रही हो तुम। चलो चलता हूँ, मुझे खेत भी जाना है। कैलाश जैसे ही अपने घर की तरफ जाता है तो वहाँ मटरू को अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखता है। अरे मटरू, क्या बात है, आज तो तेरे दर्शन हो ही गए। मुझे तो तू पूरे 3 महीनों से नजर नहीं आया है। अरे कैलाश भैया, कैसन हो? हमारी तो नौकरी चली गई, अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा। ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन आराम कर लेते हैं, उसके बाद जाके नौकरी ढूंढेंगे। अरे मटरू, सुनकर बुरा लगा। चल कोई नहीं, अब शहर ना जाकर गांव में ही कोई काम ढूंढ ले। हाँ भैया, सोच तो हम भी यही रहे हैं। वैसे हमें लायक कोनो काम हो तो हमको जरूर बताइएगा। अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अब सरपंच जी के यहाँ चोरी होने के अगले ही दिन फिर से गांव में चोरी होती है। अरे कैलाश भैया, क्या बात हो गई? यहाँ पे इतना भीड़ काहे है? कोनो हादसा वैसा हुआ है का? अरे नहीं नहीं मटरू, गांव में कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन लगातार चोरियां हो रही हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अरे बाप रे, ये क्या बोलत हो भैया? अपने सोनपुर गांव में चोरी हुई? अरे मटरू, बड़े ही दिनों बाद दिखा है, लगता है अब शहर आना जाना नहीं कर रहा क्या? अरे काकी, कैसन बात कर रही हो? शहर तो तब जाएंगे ना जब कोनो काम होगा। अरे हमारा तो काम चला गया ना, अरे मतलब छूट गया। इधर गांव में चोरियों से गांव के लोग काफी डरे हुए थे और परेशान थे, लेकिन कैलाश को मटरू पर शक हो रहा था, क्योंकि जब से गांव में चोरियां होने लगी तब से मटरू गांव से बाहर जाना बंद कर चुका था और ये कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मटरू पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसमें आए अचानक बदलाव के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, लेकिन हो सकता है उसकी नौकरी चली गई हो तो उसमें विनम्रता आ गई हो। लेकिन ये तो कह रहा था इसकी नौकरी चली गई है, तो ये जा कहाँ रहा है? लगता है फिर से कहीं काम मिल गया होगा। कैलाश तो अपने घर की रखवाली कर रहा होता है, इसीलिए वो मटरू पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब की बार मटरू के घर चोरी हो जाती है। मटरू सुबह सुबह ही अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा होता है। अरे मटरू भैया, क्या सब ले गए आपके घर से चोर? वैसे तो आपके घर में कुछ ऐसा है ही नहीं कि चोर आकर चोरी कर जाए। अरे गीता भाभी, क्या बताएं आपको, हमारे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन हमारी माँ के गहने वो चोर चुरा के लेके चले गए, जो हमारी माँ ने हमारी होने वाली पत्नी के लिए दिया था। चोर ने तो वो भी नहीं छोड़ा, हमारी तो लुटिया डूब गई। मटरू, एक तुम ही चोर से परेशान नहीं हो, पूरा गांव रात में जाग जाग कर पहरा देता है, लेकिन चोर तो इतना शातिर है कि किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। रात में ही कैलाश हमको बाहर जाते हुए देख लिया था, वरना हम अपने घर में चोरी करने का नाटक थोड़ी करते। पूरे गांव में चोरी करते हैं और अपने घर में चोरी का नाटक नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? असल में गांव में जो भी चोरी हो रही थी उसमें मटरू का ही हाथ था। अब देर रात फिर से कैलाश गांव में चल रहे चोरी की वजह से जगकर पहरेदारी कर रहा था। तभी वो देखता है कि कुंती काकी के घर की तरफ मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी गया है। कहीं यही चोर तो नहीं है वो? कहीं क्या यही है वो चोर? भला इतनी रात को कुंती काकी के घर में उनके समधी जी थोड़ी आएंगे। बेटा, मुझ बुढ़िया के घर में क्या ही मिलेगा तुझे? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। चुप कर और बता, कहाँ रखे तूने पैसे और गहने? आज ही तूने अनाज और सब्जियां बेचकर अच्छे पैसे कमाए हैं, चल जल्दी निकाल।
बेटा, वो पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए जमा कर रखे हैं, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब कैलाश पीछे से जाकर उस चोर को पकड़ लेता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इधर कुंती काकी गांव वालों को इकट्ठा कर चुकी थी और जब उस चोर के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि मटरू होता है। मटरू, तूने मुझे माँ समान बुढ़िया पर चाकू रखा, मेरे घर में चोरी करने आया। अब खुद सच बताएगा या गांव वालों को बुलाऊं? मार खा के बताएगा क्या सच? नहीं भैया, हमका मत मारो। ये सब तो गांव के लोगन से बदला लेने के लिए किया था। अरे अभागा, कौन सा बदला? कौन सा गांव वाले ने तुम्हें सूली पर चढ़ाने की बात कही थी, जो तू गांव में चोरी करके लोगों से बदला ले रहा है? आज से 6 महीने पहले ये सब लोग हमको बेरोजगार कहते थे चोर की शकल का है तू, तेरे को काम कौन देगा। लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम शहर गए, काम पकड़ा, लेकिन वहां भी लोग हमारा मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि शकल देखो भोंदू सी है। तब हमने ठान लिया कि हम अब दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, और आज भी हम पकड़े नहीं जाते। वो तो कैलाश भैया ने हमको देख लिया। मटरू, तुम इतनी सी बात की वजह से गलत रास्ते पर गए। तुम इससे सीख लेकर अच्छे रास्ते पे भी चल सकते थे ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हो कैलाश भैया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करते, हम बदले में अंधे हो चुके थे। हमको बदला लेना था और सबको परेशान करना था। हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सरपंच जी के यहाँ चोरी भी तुमने की थी ना? नहीं, वो चोरी हम नहीं किए, वो चोरी तो सरपंच जी के साले ने की थी। हमने अपनी आंखों से देखा था उसे गोदाम से अनाज ले जाते हुए। मटरू के काफी माफी मांगने पर गांव वाले तो मटरू को माफ कर देते हैं, लेकिन जब सरपंच को मटरू उनके गोदाम में चोरी करने वाले का नाम बताता है तो सरपंच जी मटरू से खुश होकर उसे काम पर रख लेते हैं। बेगमपुर गांव में एक शेखर नाम का आदमी आता है, जो कि कलेक्टर ऑफिस से आया होता है। शेखर जब गांव में पहुंचता है तो देखता है गांव के बीच एक रेखा खींची हुई है और गांव का कोई भी आदमी उस रेखा को पार ही नहीं करता था। तभी वहां से एक बुढ़िया अपने सर पर पानी का घड़ा लिए गुजर रही होती है। शेखर उसे रोकता है। अम्मा, मुझे सरपंच सज्जन सिंह के यहाँ जाना था, क्या आप बता सकती हैं कि मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? अब पूछो, क्या पूछना है? पहले आप ये बताइए कि आपने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ भला क्यों खींचा? क्योंकि तुम्हें जिससे मिलना है वो आदमी हमारी तरफ का है और तुम गांव के दूसरी तरफ खड़े थे। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी? मैं चाहे किसी भी जगह पर खड़ा रहूं, अरे गांव तो एक ही है ना। नहीं, इस गांव का बंटवारा हो चुका है। ये गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आधा हिस्सा हमारे वर्तमान के मुखिया सज्जन सिंह का है और आधा गांव हमारे भूतपूर्व मुखिया केशव सिंह का है। क्या कहा? इस गांव का बंटवारा हो चुका है? हाँ बेटा, इस गांव का बंटवारा हो चुका है। इस गांव के लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि काट रहे हैं। आप इसी रास्ते सीधे चले जाओ, सामने एक बड़ा सा घर दिखाई देगा, वही सज्जन सिंह का घर है। थोड़ी देर बाद शेखर सज्जन सिंह के घर पहुंचता है और देखता है कि वो अपनी पत्नी रमा के साथ बैठा चाय पी रहा होता है। क्या आप ही सज्जन सिंह हैं, इस गांव के मुखिया? जी हाँ, मैं हूँ इस गांव का मुखिया। बताइए क्या काम है आपको? जी, वो आप लोगों ने बहुत समय पहले इस गांव में पानी की टंकी लगाने की अपील करी थी। सरकार ने उसके लिए मंजूरी दे दी है। मुझे बस कुछ पेपर्स तैयार करके दिल्ली भिजवाने होंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आखिरकार हमारी मेहनत रंग ही लाई। अब हमारे गांव में पानी की कमी कभी नहीं होगी, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आप एक काम करिए, केशव सिंह को भी बुला लीजिए, वो भी एक बार पेपर पर साइन कर देंगे, फिर मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर देता हूँ।
देखिए, केशव सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। आपको जो काम करवाना है, जहाँ साइन लेना है, हमसे ले लीजिए और काम शुरू करवाइए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार में से कोई होगा। अरे उनको बुला लीजिए, क्योंकि जब तक उनके घर का कोई मेंबर इस पेपर पर साइन नहीं करता, मैं किसी काम को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। शेखर गांव का ब्यौरा लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गांव में पानी की टंकी बनने वाली बात केशव सिंह की पत्नी हीरा देवी के कानों तक पहुंच जाती है और वो शेखर से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। आप हैं कौन और ऐसे कैसे मेरे ऑफिस में घुस आई आप? शांत हो जाइए, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तभी आप मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। आप कोई भी हो, लेकिन किसी सरकारी ऑफिस में नहीं घुस सकती हैं, वो भी बिना इजाजत के। आप पहले शांति से मेरी बात सुनिए। मेरा नाम हीरा देवी है, मैं केशव सिंह की पत्नी हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ पानी की टंकी बनवाने वाले हैं। अच्छा, तो आप हैं हीरा देवी। आपने जो सुना है सही सुना है। जल्दी से इन कुछ पेपर्स पर साइन कर दीजिए, ताकि मैं फिर सज्जन सिंह जी से भी साइन करवा के आप लोगों के लिए ये काम शुरू करवा सकूं। आपको सज्जन सिंह की साइन की कोई जरूरत नहीं है। मेरी साइन ले लीजिए और काम आगे बढ़ाइए। साथ ही पानी की टंकी हमारी तरफ बननी चाहिए, ताकि गांव वालों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। वो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि एक पानी की टंकी से पूरे गांव में पानी दिया जा सकता है। नहीं, उसका पानी तो सिर्फ हमारे हिस्से में आना चाहिए। आप इतने दिनों से इस गांव में हैं, आपको पता नहीं चला कि इस गांव का बंटवारा हो चुका है। अरे आपकी तरफ की जमीन अच्छी नहीं है। पानी की टंकी तो सज्जन सिंह की तरफ ही बनेगी, क्योंकि उस तरफ नदी का भी बहाव है। होगा वही जो मैं चाहूंगी। हीरा देवी वहाँ से चली जाती है और शेखर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। दिन गुजरते हैं, लेकिन गांव के बंटवारे के कारण गांव वालों का ही नुकसान होता है, जिसकी वजह से गांव वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन अचानक से एक मजदूर काम करते करते खेतों में बेहोश हो जाता है। तभी शेखर उसके पास आता है और वहां खड़े लोगों से उसे अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगता है। साहब, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे गांव में है। ये कैसे हो सकता है कि पूरे गांव में कहीं भी एक हॉस्पिटल ना हो? साहब, गांव में हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे हिस्से में नहीं है, हीरा देवी के हिस्से में है। और अगर हमारे गांव का कोई आदमी उधर गया तो दोबारा कभी अपने इस तरफ आकर अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकता। अरे तो फिर तुम लोग बीमार होने पर इलाज करवाने कहाँ जाते हो? दूसरे गांव साहब। अरे यार, हद है तुम लोगों की भी। गांव में हॉस्पिटल होने के बाद भी सिर्फ 2 लोगों की दुश्मनी और मनमानी के कारण आप लोगों को इतना सब कुछ सहना पड़ता है। अरे आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सभी लोगों को अपनी जान प्यारी है साहब। मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इस आदमी का इलाज इस गांव के हॉस्पिटल में ही होगा। मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या करता है। शेखर उस आदमी को उठाकर हीरा देवी के हिस्से में आने वाले अस्पताल में लेकर जाता है और उसका इलाज करवा के वापस लौट रहा होता है। तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी अपने अपने हिस्से में खड़े दिखाई देते हैं। शेखर जी, आप यहाँ सरकारी काम से आए हैं, वही करिए। गांव के मामलों में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हिस्से के आदमी को इस हीरा देवी के हिस्से में ले जाने की? मैंने वही किया जो इंसानियत के नाते ठीक था, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध कर नहीं रह सकता हूँ। शेखर वहां से चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं और परेशानियां बढ़ती जाती है। एक दिन अचानक से हीरा देवी के हिस्से की लाइट चली जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर तो सज्जन सिंह के हिस्से में था, जहां पर सज्जन सिंह की इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता था। इस सब के चलते पूरा गांव पूरी रात बिना लाइट के बिता देता है, जिसे देखकर शेखर गांव वालों से कहता है, अरे आप लोग किस मिट्टी के बने हैं? आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो इन लोगों ने गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया है? अरे जिसकी वजह से जरूरत की चीजें आ नहीं सकती, और जो चीजें गांव में है उसे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शेखर की बात सुनकर वही बुढ़िया आगे आती है जो उससे पहली बार मिली थी, और उसे सारी बातें बताती है कि शेखर सिंह ने गलतफहमी में आकर हीरा देवी के पति को मार डाला था, जिसके चलते दोनों के बीच में ये दीवार खड़ी हो गई, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सुकून का जीवन बिताएं, तो आप सभी लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी।
वरना कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर शेखर वहां से लौट आता है और कुछ देर बाद अपना सारा सामान पैक करके शहर वापस चला जाता है और पानी की टंकी का काम बीच में ही रुक जाता है। गांव के बंटवारे के चलते सभी गांव वालों का जीना हराम हो जाता है। धीरे धीरे कुएं का पानी भी सूखने लगा था। तभी एक दिन गांव के लोग अपने अपने हिस्से में खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी वहां आते हैं और अपने अपने हिस्से के लोगों को एक दूसरे से बात करता देख गुस्सा हो जाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे दुश्मनों से बात करने की? तुम सभी लोगों को इसकी सजा मिलेगी। जरूर मिलेगी, जिसके बाद दोबारा तुम लोग अपने दुश्मनों से बात करने से पहले 100 बार सोचोगे। दोनों की ये बातें सुनकर बुढ़िया गुस्से में बोलती है, जब से आप लोगों की दुश्मनी हुई है तब से हम सभी गांव वाले सजा ही तो काट रहे हैं। कभी गांव का बंटवारा सहकर तो कभी अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूसरे गांव से भीख मांगकर। आप लोगों ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक पानी की टंकी के लिए आप लोगों ने इतना तमाशा कर दिया कि वो सरकारी अफसर भाग गया। अब हमें पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। बुढ़िया को बोलता देख सभी गांव वाले हिम्मत करते हैं और उसका साथ देते हुए सब अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने लग जाते हैं। और ये सब देखकर उन दोनों को अपना दबदबा कम होता हुआ दिखता है और दोनों आपस में राय मशवरा करके शहर जाते हैं, जहां पर वह शेखर से टंकी दोबारा बनवाने की बात करते हैं। अब गांव वालों को सुकून की सांस मिलती है और उस दिन के बाद से वो सिर्फ गांव के हित के बारे में ही फैसला लेते हैं, वो भी साथ मिलकर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।